मैंने ज्वाइन। हाँ। तो सर ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ कई बार और आज फिर से रिपीट करती हूँ कि हमारे देश का जब संविधान बना तो सबसे पहले बताया गया कि भाई इक्वालिटी होनी चाहिए, सबको समान रूप से अधिकार मिलने चाहिए। एक्चुअली सर बीजेपी को मैं ज्वाइन बिल्कुल करती, लेकिन वहाँ जाके मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ सोच पाऊँगी या कुछ कर पाऊँगी, क्योंकि उन लोगों की पहले से ही एक टेंडेंसी बनी हुई है। उन्होंने एक मोनोपोली बना रखी है, ऐसा शासन कर रखा है कि भैया जो हम सोच रहे हैं वही हमें करना है। एकाधिकार सोसाइटी बना रखी है। बट अब कहीं ना कहीं जाकर मुझे लगने लगा है कि वो बीजेपी का एक दूसरा पार्ट बन गई है, बहन जी की पार्टी। मतलब जहाँ पे बीजेपी कह देगी कि भैया आप यहाँ पे इस प्रत्याशी को हराने के लिए खड़े हो जाइए तो खड़ी हो जाएंगी बहन जी। जहाँ पे प्रज्ञा ठाकरे जी ये कहती हैं कि हथियार उठा लो, आपको हथियार उठाने पड़ेंगे, जहाँ देखो वहाँ पे खुल के सामने आके बोलती हैं, वो सीधे सीधे बोलती है सपोर्ट में कि भैया सनातन धर्म की रक्षा के लिए हथियार उठाने पड़ेंगे। तो सीधी सी बात आ गई कि धर्म की राजनीति तो कहीं ना कहीं हो रही है। नमस्कार, न्यूज इंडिया फर्स्ट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ में रविंद्र कुमार, इनसे संवाददाता और मेरे सहयोगी डॉक्टर योगी प्रजापति छोटी काशी अनूपसर से। इस समय पर हमारी टीम जनपद बुलंदशहर की छोटी काशी अनूपसर में आई हुई है, जहां कर भी संभावित प्रत्याशी चेयरमैन की जो प्रज्ञा गौड़ जी से हम जुड़े हुए हैं, तो उनसे चर्चा करते हैं। प्रज्ञा गौड़ जी से कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी हैं, तो आइए आप हमसे जुड़ते रहिए। तो मैडम सबसे पहले आप अपना नाम और परिचय बतलाओ। मैं प्रज्ञा गौड़, अनूप शहर के सभी निवासियों को मेरी तरफ से नमस्कार। और ये फेस्टिवल जो है हमारा फेस्टिवल मतलब इलेक्शन कार्निवल, इलेक्शन का त्यौहार, ये किसी एक कैंडिडेट का त्यौहार नहीं होता, किसी एक प्रत्याशी का त्यौहार नहीं है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि इलेक्शन में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से हम सभी जुड़े होते हैं। कहीं ना कहीं हमारे मन में सोच रहे होते हैं, कहीं ना कहीं फिजिकल रूप से दौड़ भी रहे होते हैं, यानी पूरा शहर इसमें शामिल होता है। तो मैं सभी को बोलती हूँ इसके लिए ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक। तो मैडम सबसे पहला मेरा सवाल आपसे ये है जी कि आपका वर्क क्या है? वर्क मतलब प्रेजेंट में मेरा वर्क क्या है या मैं फ्यूचर में क्या वर्क करूँगी? वर्तमान में। वर्तमान में तो मैं टीचर हूँ और हाउसवाइफ भी हूँ साथ में, तो दोनों रोल में अदा कर रही हूँ, एक टीचर का भी और एक हाउसवाइफ का भी। तो आपने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है? जी सर। तो किस उद्देश्यों को लेकर के की है? एक्चुअली सर मैंने देखा है कि बेसिकली मैं चाहती थी कि मैं सिविल सर्वेंट बनूँ। तो मैंने देखा था कि एग्ज़ाम का बहुत प्रेशर होता है, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो चाहे पीसीएस का एग्ज़ाम हो। तो मुझे लगता है कि कैंडिडेट के ऊपर हमारा जो एस्पिरेंट है, जो बच्चा है बेचारा, वो पढ़ने के बोझ से ही दबा हुआ है, उसे पढ़ने दो। फॉर्म भरने के लिए इकोनॉमिकली रूप से बेचारा सक्षम है, वो भी करने दो। कम से कम मैं यदि आती हूँ, यदि सब लोगों का आशीर्वाद मुझे मिलता है, तो मैं चाहूँगी कि यदि बच्चों का सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मान लो एसएससी का एग्ज़ाम है, यूपीएससी का एग्ज़ाम है, यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम है, तो उसके लिए ट्रांसपोर्ट तो मैं अपनी तरफ से प्रोवाइड करा सकती हूँ बच्चों को। नहीं, सवाल मेरा आपसे ये है कि आपने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है, तो क्यों की मैंने ज्वाइन? हाँ। तो सर ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ कई बार और आज फिर से रिपीट करती हूँ कि हमारे देश का जब संविधान बना तो सबसे पहले बताया गया कि भाई इक्वालिटी होनी चाहिए, सबको समान रूप से अधिकार मिलने चाहिए। दूसरा हमारा जो डिपेंड करता था, वो डिपेंड करता था भाई कि हम लोकतंत्र, डेमोक्रेटिक शासन पर रूल करेंगे। लेकिन डेमोक्रेसी भी मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रही है और इक्वालिटी भी दिखाई नहीं दे रही है। तो मुझे लगा कि मुझे पार्टी ज्वाइन करनी चाहिए, कांग्रेस ज्वाइन कर ली। कांग्रेस जमा की है जी सर। इस समय पर भारतीय जनता पार्टी का पूरे भारत में वर्चस्व फैला हुआ है जी। तो आपने भाजपा को क्यों ज्वाइन नहीं करा मैंने? एक्चुअली या इसके बाद में बहन जी मायावती उनको क्यों नहीं ज्वाइन किया? अखिलेश जी सपा से, उसको आपने ज्वाइन नहीं किया, मैं ये पूछ रहा हूँ। जी सर। एक्चुअली सर बीजेपी को मैं ज्वाइन बिल्कुल करती, लेकिन वहाँ जाके मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ सोच पाऊँगी या कुछ कर पाऊँगी, क्योंकि उन लोगों की पहले से ही एक टेंडेंसी बनी हुई है। उन्होंने एक मोनोपोली बना रखी है, ऐसा शासन कर रखा है कि भैया जो हम सोच रहे हैं वही हमें करना है। एकाधिकार सोसाइटी बना रखी है। तो मेरा माइंड तो समझिए वहाँ जाके लैप्स हो जाएगा, मैं ना कुछ सोच पाऊँगी ना कर पाऊँगी। जो उन्होंने सोच रखा है बस उसी लाइन पर मुझे चलना पड़ेगा। दूसरा आपने पूछा कि भाई बहन जी को क्यों नहीं ज्वाइन करा, तो मैं उनका भी बहुत सम्मान करती हूँ, बहन जी का वैसे पर्सनली, क्योंकि एक अकेली लेडी और यहाँ तक पहुँची है वो।
बट अब कहीं ना कहीं जाकर मुझे लगने लगा है कि वो बीजेपी का एक दूसरा पार्ट बन गई है, बहन जी की पार्टी। मतलब जहाँ पे बीजेपी कह देगी कि भाई आप यहाँ पे इस प्रत्याशी को हराने के लिए खड़े हो जाइए, तो खड़ी हो जाएंगी बहन जी। तो उन्होंने अपना जो सिस्टम है ना, वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं वो लूज हो गई है और एक दूसरी बीजेपी बन के साथ दे रही है शायद, मुझे जहाँ तक, मतलब मैं पर्सनल बता रही हूँ अपना। नहीं बहन जी मायावती जी भाजपा का सपोर्ट कर रही हैं। मतलब जहाँ तक मुझे पर्सनल ओपिनियन में लगता है, ऐसा ही लगता है मुझे कि कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा डर गई हैं या थोड़ा सा दबाव पड़ा है उनके ऊपर, थोड़ी सी प्रेशराइज हो गई हैं। तो एक ही पार्टी मुझे लगी जो खुल के सामने आ रही है, जो मुद्दे उठाती है कि भैया ईडी जो है एकदम स्वतंत्र रूप से काम क्यों नहीं कर रही है, खुल के क्यों नहीं काम कर पा रही है, हमारी सीबीआई भी है तो वो भी क्यों जांच निष्पक्ष नहीं कर पा रही है। तो इसका मुद्दा जो उठा रही है वो इस समय एक ही पार्टी उठा पा रही है और सबको पता है कि वो कौन है। मैं बार बार नाम नहीं लेना चाहूंगी। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ऐसा क्या कर रही है कि पूरे भारत में अपना वर्चस्व फैला रही है। और कांग्रेस, एक समय ऐसा था कि पूरे भारत में कांग्रेस का हल्ला बोल था। उसके बाद में 70 साल कांग्रेस ने राज किया है। उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर आ चुकी है, तब कि यहाँ पर कांग्रेस बार बार चिल्लाती है कि धर्म पर लड़ाई हो रही है या हिंदू मुसलमानों पर ये लड़ाई होकर धर्म की नीति पर राज कर रही है। हाँ बिल्कुल, वोट मांग रही है। जी बिल्कुल। तो मेरा कहने का मतलब है, यदि धर्म की राजनीति होती तो उत्तर प्रदेश में अयोध्या के अंदर श्री राम का मंदिर बना तो वहाँ पर कोई लड़ाई दंगा नहीं हुआ और जो भी सुविधा मिल रही है वो बराबर मिल रही है। इस पर क्या कहना चाह रही हैं? सर देखिए, जहाँ तक आपने पहले ये बोला कि भाई 70 साल कांग्रेस राज करके चली गई, उसके बाद चली गई कांग्रेस, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस ने लूज पॉइंट छोड़े थे, कांग्रेस चली गई। लेकिन अब हम यदि देखें, आप कह रहे हो कि धर्म की राजनीति हो रही है, तो धार्मिक राजनीति भी तो सही नहीं है, क्योंकि अंबेडकर ने कहा था। मैं नहीं कह रहा हूँ कि धर्म की राजनीति हो रही है, मैं नहीं कह रहा हूँ। आज मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ इसके लिए, क्या कांग्रेस पार्टी ये मतलब अपना प्रचार कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति करके अपना? नहीं सर, देखिए जहाँ पे प्रज्ञा ठाकरे जी ये कहती हैं कि हथियार उठा लो, आपको हथियार उठाने पड़ेंगे, जहाँ देखो वहाँ पे खुल के सामने आके बोलती हैं, वो सीधे सीधे बोलती है सपोर्ट में कि भैया सनातन धर्म की रक्षा के लिए हथियार उठाने पड़ेंगे। तो सीधी सी बात आ गई कि धर्म की राजनीति तो कहीं ना कहीं हो रही है। धर्म की राजनीति है, क्योंकि सामने से जब लीडर आके बोल रहा है तो इसका मतलब वो भी ऐसे धर्म की राजनीति हो रही है। नहीं, अब चलो, अब हम अनुपसर के ऊपर के चलते हैं। क्या आपकी कांग्रेस की पार्टी अपना प्रत्याशी उतार रही है चेयरमैन के लिए? जैसे संभावित प्रत्याशी आप हैं, तो कांग्रेस पार्टी अनुपसर में नगर निकाय चुनाव में क्या उद्देश्य है, क्या आगे के विकास करेगी? मैं सोचती हूँ कि 1 इंच शहर में जमीन नहीं छोड़ी है पहले तो। जी, किसने? बस फिर भी अब सर वो सभी जानते हैं, मैं क्या बोलूँ कि किसने, क्योंकि मैं ना तो इतनी बड़ी लीडर रही हूँ अभी और ना मेरे पास इतनी पावर है। बट हाँ, मैं यहाँ से इतना बोल सकती हूँ कि हाँ, हमें नेचुरल रिसोर्सेज के रूप में अनूपशहर छोटी काशी में एक तो भगवान ने ज़मीन खूब अच्छी दी है, दूसरा गंगा मैया का जल बहुत अच्छा दिया है। तो हम ना तो ज़मीन को यूटिलाइज कर पाए हैं और गंगा मैया की दुर्दशा भी हम देख रहे हैं कि सीवर लाइन से पानी जा रहा है। तो मैं सोचती हूँ कि यदि हम लोग ज़्यादा नहीं कर पाए तो 25 वार्ड हमारे हैं, 25 वार्ड में यदि हम 12 या 13 छोटे से पार्क भी बना दें, क्योंकि मैं पर्सनली योगा को बहुत प्रेफर करती हूँ कि जहाँ पे मेरी माताएं, बहनें और मेरे भाई भी, बुजुर्ग भी, मेरे बच्चे भी जा सकें, तो छोटे छोटे पार्क, ज़्यादा नहीं, हम 12-13 पार्क भी बना दें कि हमारे 2 वार्ड उसमें शिफ्ट हो जाएं। तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई ज़्यादा बड़ी सोच है या कोई ज़्यादा बड़ा काम है या ज़्यादा बड़ा इसके लिए मुझे अलॉटमेंट चाहिएगा, ऐसा भी नहीं लगता मुझे। दूसरा, जो मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि जो मेरे एस्पिरेंट हैं, जो गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हैं, उनके लिए हम ट्रांसपोर्टेशन दे सकते हैं, क्योंकि मैं उस टाइम से गुजरी हूँ जहाँ पे मुझे 10 बजे मेरा एग्ज़ाम था और मुझे 5 बजे से होता था कि मुझे बस पकड़नी है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं इतना उनके लिए प्रेफर कर पाऊँ कि भाई ट्रांसपोर्टेशन तुम्हारा हम लोग देख लेंगे, नगर पालिका देख लेगी, तुम लोग अपनी पढ़ाई पे फोकस करो, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से एस्पिरेंट दे पाऊँ। अच्छा, और तीसरा, मैं सोचती हूँ कि हम ज़्यादा बड़ा काम नहीं कर पाए तो इतना पैसा तो अलॉट हो सकता है कि मैं अपने अनूप शहर में यदि 70 से 80% जो पैसा आ रहा है उसको भी लगाऊंगी ना, तो मैं इसको एक हाईटेक सिटी बना सकती हूँ। इसको देहात का जो एक ठप्पा लगा हुआ है वहाँ से निकाल सकती हूँ मैं। जैसे आप महिला हैं। जी सर। महिला का उत्पीड़न कहीं ना कहीं से होता रहता है। जी सर। सभी सरकार में हुआ है।
तो क्या अभी तक आपने महिलाओं के उत्पीड़न के लिए क्या क्या आवाज़ उठाई है? सर मैं बता चुकी हूँ आपको कि मेरी कोई ऐसी बैकग्राउंड नहीं है, बस मेरा इतना ही है कि जाना और बातें करना और समझा पाना, क्योंकि मेरे पास कोई ठोस बैकग्राउंड नहीं है तो मैं कोई ऐसा एक्शन तो ले नहीं सकती। बस हाँ, मैं जाके समझा सकती हूँ, बात कर सकती हूँ। और मैंने अपने स्कूल में भी एक ड्राइवर है हमारे, उन भैया को मैंने समझाया भी था, क्योंकि उनका था कि वो दारू पी के भाई बहुत मारते थे। तो हाँ, मैंने रिज़ल्ट देखा था, क्योंकि मुझे लगता है कि यदि मैं डायरेक्ट वायलेंस करूँगी या मैं भी उनसे कहूँगी कि भाई मैं पुलिस में भेज दूँगी तुम लोगों को या ये कर दूँगी, तो मुझे लगता है कि उनका फैमिली रिलेशन कहीं ना कहीं बेकार हो जाएगा। पहले मैंने उनको समझाया और बात अब फ़िलहाल तक तो सही चल रही है। मुझे लग रहा है या तो बात समझ रहे हैं या तो डर रहे हैं या जो भी है ठीक चल रहा है। शिक्षित होना भी बहुत और दूसरा यह है कि यदि हम लोग खुद में इतने सक्षम होंगे, हम खुद सोच पाएंगे कि हमारे साथ गलत हो रहा है या हमारा उत्पीड़न हो रहा है, हम उसके अगेंस्ट आवाज़ भी उठा पाएंगे, तो मुझे लगता है ये तभी रुक पाएगा। क्योंकि एक एक घर के अंदर जाकर, चार दीवारी के भीतर जाकर देखना तो संभव नहीं लगता मुझे। और यदि मैं आती हूँ कभी, तो मैं पर्सनली एक हेल्पलाइन नंबर दूंगी अपनी सभी माताओं बहनों को, क्योंकि मैं जिला अध्यक्ष भी हूँ महिला मोर्चा की, वो तो ऑब्वियसली हुई हूँ। तो केवल अनूप शहर में ही नहीं, वो तो मैं पूरे बुलंदशहर ज़िले में जितने भी मेरे अंदर गांव आते हैं, 286 गांव के करीब आ रहे हैं। तो ये इलेक्शन के बाद मैं सोच रही हूँ कि हर एक गांव में पर्सनली डोर टू डोर मैं जाऊँगी, और उसके लिए चाहे मुझे अपने जॉब से रिज़ाइन करना पड़े। अब जब समाज सेवी बनना है तो फिर बनना ही है। यानी कि कांग्रेस पार्टी में जॉइन होने के लिए, उसका कांग्रेस का प्रचार करने के लिए आप सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार? ये कांग्रेस का प्रचार नहीं, और कांग्रेस पार्टी भी मैंने इसलिए ज्वाइन नहीं करी है कि मैं किसी पार्टी का प्रचार करना चाह रही हूँ। मैं केवल चाहती हूँ कि महिलाएं निकल के आएँ। क्यों नहीं आ रही हैं? 33% हम रिजर्वेशन का कह रहे हैं, तो क्यों नहीं आ पा रही हैं वो? बाहर महिलाएं निकल के आएंगी और मेरे भाइयों को भी ये समझ आएगी कि हाँ भाई, ये भी कुछ कर सकती है। तो क्या आप अपने अनूप शहर में महिलाओं के लिए क्या क्या काम करेंगे? सबसे पहले हेल्पलाइन नंबर दूंगी, और मैं चाहती हूँ कि छोटे छोटे बिजनेसेस हों, कुटीर उद्योग टाइप हों, जिससे मेरी माता बहनों को रोजगार मिले। क्योंकि जब हाथ में पैसा होगा ना, एम्पावरमेंट जब आएगी, तो हम खुद ही सशक्त हो जाएंगे। जब हम डिपेंडेंट नहीं होंगे किसी के ऊपर, तो सशक्त खुद ही हो जाएंगे। सशक्तिकरण बहुत ज़रूरी है, एम्पावरमेंट होना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे अनूप शहर में 25 वार्ड हैं, तो कांग्रेस कितने सभासदों के लिए उतारेगी 25 वार्डों में? सर ये तो हमारी पूरी टीम में जितने भी सीनियर मेंबर्स हैं ना, वो डिसाइड करके बताएंगे। क्योंकि अभी उन्होंने बस मुझसे इतना कहा है कि आप फोकस करिए बेटा अपने ऊपर, बाद बाकी तो वो खुद सीनियर कमेटी है वो देखेगी। कांग्रेस की कमेटी है, कांग्रेस के नगर अध्यक्ष भी हैं, तो ये सब वो विचार करेंगे सर। पूरे 25 पे 25 वार्ड, क्योंकि मैं बिल्कुल नई हूँ, मुझे तो नहीं पता है कि किस तरह से काम करना है।